नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की 15 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार 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 नमस्कार, सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आओ मार्शा आ गया, मार्शा आ गया भाई जी। तिलोक गुर्जर गुड मॉर्निंग, रीचा शर्मा, कृष्ण चौधरी, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है। आज का दिन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है आज 15 अगस्त 2022 का दिन है। फटाफट जुड़ जाइए। उसके बाद आज के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शरीक आप लोग होंगे, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, राधे राधे है भैया। हाँ, उसके बाद आज कार्यक्रम में सब फटाफट आ जाइए। 15 अगस्त के कार्यक्रम के अंत में सभी को लड्डू वितरित किए जाएंगे। हाँ जी, कल वाली कानाराम जी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहे, चिंता न करें, कल वाली पीडीएफ आज आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की शुभ वेला पर हम शुरुआत करते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत करेंगे जी। जरा देखिएगा, मोड़ा घना हो गया, आज मोड़ा नहीं करेंगे भाई। हाँ, नीर सिंह कानाराम पीडीएफ, कानाराम जी मिल जाएगी, आप आज आपको प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ। हाँ जी, चलिए करंट अफेयर्स की हम लोग बातचीत करें। उससे पहले कुछ बातें उन लोगों के लिए जिन्होंने हम लोगों के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है। दिल से तुमको नमन है करते हैं, ये आजाद वतन जो दिलाया है। अब उन तमाम शहीदों को हम लोग आज के दिन याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना नाम रखकर भी, अपने नाम को गुमनाम रखकर भी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने बलिदान प्राणों को न्यौछावर किया है, उन सभी को आज हम इस क्लास के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के उन जांबाजों को याद करते हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान थर्ड ग्रेड के हिसाब से पूरा खेल, हाँ जी, जरूर करवाएंगे, सब कराएंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहां से आगे बात करते हैं। अब इसके बाद है भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान। भूल न जाना भारत मां के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान, और भी महान। जल्द ही आप सभी को आज की क्लास के माध्यम से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह दिन इसी प्रकार आप आनंदित होकर मनाते रहें जैसे आप बच्चे थे तो मनाते थे। तो ये यहां पर आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी गई है स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं भैया। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ रे भैया, तभी तो देश आजाद हुआ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान के खिलाड़ी, राजस्थान का पूरा करंट अफेयर्स आपको करवाया जाएगा। आप 1% भी चिंता नहीं करिए, क्योंकि हम लोग आते इसीलिए हैं। और आज का पहला सवाल आपके सामने है, जरा इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए। आज की क्लास में भी मैंने करंट अफेयर्स के सवाल शामिल किए हैं, राजस्थान के, भारत के, विश्व के सभी। लेकिन हाँ जी, तो सब बातें आप लोगों से करेंगे। और स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी, जिसमें केवल राजस्थान की बातचीत होगी। यहां है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। 2 दिवस आते हैं, एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस आता है मेरे दोस्तों। कौन सा आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, युवा दिवस। और एक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस तो आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो हम जो दिवस मनाते हैं उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से हम लोग पहचानते हैं। और
एक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अलग दिन आता है और राष्ट्रीय युवा दिवस अलग आता है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आप लोग जो बनाते हैं वो 12 जनवरी का दिन आपको याद होगा मेरे दोस्तों। 12 जनवरी को आप सभी ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो किस दिन मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 12 अगस्त को हमने कौन सा दिवस मनाया है, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका, विभाजन जो है भारत और किसके रूप में, 2 राष्ट्र का विभाजन हुआ, एक राष्ट्र बना भारत और एक राष्ट्र बना जो क्या था, पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान और भारत के रूप में 2 राष्ट्र का जो विभाजन है वो किस दिन हुआ था, तो वो 14 अगस्त की तारीख को हुआ था। और 15 अगस्त भारत को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 15 अगस्त का दिन जो है भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, मनाते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस जो है वो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 का वर्ष भारत को आजादी का अवसर मिला और इधर विभाजन जो है वो भी 14 अगस्त 1947 के दिन हुआ और ये विभाजन 2 राष्ट्र के रूप में हुआ। एक राष्ट्र का नाम भारत और दूसरे राष्ट्र का नाम पाकिस्तान हुआ। एक राष्ट्र के जो प्रमुख बने वो आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री भारत में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, बल्कि वहां के राष्ट्रपति जो हैं या फिर उनको आप लोग वहां के गवर्नर के रूप में भी जान सकते हैं। भारत के माउंटबेटन एक तरीके से गवर्नर थे और वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो वहां के गवर्नर के रूप में काम करने लगे थे और बाद में वो वहां के राष्ट्रपति भी बने। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो सब आपको ध्यान भी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है युवाओं में सभी प्रकार की चीजों के प्रति जागरूकता रहे, उनको रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के प्रति जागरूक रखा जाए और आगे से आगे इस युवा को काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जब है वो कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त के दिन ये दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की हम लोग अगर बातचीत करें तो आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ और इसरो की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय परमाणु जो एजेंसी है उसके भी प्रमुख के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, हाँ जी, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसरो की स्थापना में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसके अलावा भी IIM अहमदाबाद जो है उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी इनको कहा जाता है और भारतीय परमाणु एजेंसी जो थी उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने अपना काम किया था। प्लस इसका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था, कब, 12 अगस्त 1919 को, लेकिन इनका निधन तमिलनाडु में हुआ। इसरो भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। इन्हीं के प्रयासों से इसरो जैसी संस्था की स्थापना करने में हमें सफलता मिली और आज अंतरिक्ष में हम जितने आगे हैं उसकी अधिकांश जो सफलताएं हैं वो इनके ऊपर निर्भर करती है। उन्होंने देश को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया। उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है कि इसरो की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो कौन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, विक्रम साराभाई है और सीवी रमन है या APJ अब्दुल कलाम है। इसमें कौन है? देखिए होमी जहांगीर भाभा जो है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आपको ध्यान रखना है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, यहां पर है सीवी रमन नहीं है, APJ अब्दुल कलाम नहीं है। APJ अब्दुल कलाम को हम लोग क्या करते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इनको जानते हैं। जनता के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति जो है इनके नाम से इनको जानते हैं और लगभग दुनिया के अधिकांश देशों ने इन्हें जो है वो अपने नागरिक सम्मान से या फिर लगभग इनको 20 से अधिक डॉक्टरेट मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। यह भी आपको मालूम होगा, मिसाइल मैन के नाम से और जनता के राष्ट्रपति के नाम से मशहूर थे APJ अब्दुल कलाम। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की शुरुआत करने की भी घोषणा की है कि नेक्स्ट स्तर जो हमारा है उससे व्यक्तित्व विकास योजना के तहत हम राज्य भर के 2000 बच्चों का व्यक्तित्व विकास करेंगे। इस प्रकार की योजना भी राजस्थान सरकार शुरू करने जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या था, विक्रम साराभाई। इनका जन्म कहां,
पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में। गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और इनका निधन जो है वो कहां पर हुआ, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में इनका निधन हुआ। गुजरात में अभी हाल ही में आपको पता होगा अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो जो है, डिफेंस एक्सपो 2022, इस 2022 डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो आप याद रखना गांधीनगर जो गुजरात का है, यहां पर गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, यहां पर डिफेंस एक्सपो का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सब बातें याद होगी। हाँ जी, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, और हमेशा जो है वो अपने एकदम सरल स्वभाव की वजह से और अपने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य और कौशल की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले, ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी इतनी ही ज्यादा पहचान थी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया मेरे मित्रों, ये बताइए। अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है, ठीक है, यानी लोगों में अंगदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए, अंगदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु, लोगों को प्रेरित करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है, यह दिवस मनाया जाता है। और प्रेरित करने के लिए क्यों जरूरी है अंग का दान, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने शरीर के अंग का दान करता है उसके माध्यम से हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को जीवन मिल सके। तो एक तो इसमें दो प्रकार के अंग दान होता है, ठीक है, एक तो जीवित व्यक्ति के अंग दान किए जा सकते हैं, और एक उसके मृत्यु के बाद भी कुछ अंग ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते, उनको कुछ घंटे के अंदर अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो भी सही तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रकार दो तरीके से अंगदान जो है वो किया जाता है, और इसी अंगदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए इन वर्षों में जो है वो अंगदान जो करने की प्रेरणा है वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है, और लोग इस दिशा में जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 अगस्त होगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस आता है, आपको ये मालूम होगा। 16 अगस्त और 17 अगस्त को जो जो भी घटनाएं होगी धीरे धीरे हम उन पर भी बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या क्या है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो देखिए क्या है। राजस्थान चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, ये जरा बताइए। हाँ जी, राम राम सर जी, राम 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 राम। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने अपना मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया है, ये बताइए। ये आपको कल की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपको पता होगा इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। प्लस जो पंचायती राज के चुनाव हैं, यानी स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव हैं, स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, उसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, चुनाव करवाना। यह जिम्मेदारी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है, और यह इस संदर्भ में सारा काम करता है। तो प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर मधुकर गुप्ता को के स्थान पर अब किसको बनाया गया है, मधुकर गुप्ता को बनाया गया है। डीबी गुप्ता हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है भैया, मुख्य सूचना आयुक्त आपके डीबी गुप्ता जी हैं। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि देश के संदर्भ में उस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इतनी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। मधुकर गुप्ता राजस्थान के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसके पद पर अभी हाल ही में, हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है मधुकर गुप्ता के संदर्भ में। प्लस इसके अलावा आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि राजस्थान में जीके व्यास एक व्यक्ति है, जीके व्यास, वो किस पद पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको पता है प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा, ये दो व्यक्तियों के बारे में सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं।
जीके व्यास कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के लोकायुक्त। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो सब यही है। तो ये सब जो नए नए नाम हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। जीके व्यास राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो कि जोधपुर के संबंध रखते हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के लोकायुक्त हैं। अब और भी अधिक नियुक्तियां जो है वो होगी, उन नियुक्तियों को परीक्षा की दृष्टि से आप जरूर याद रखिएगा। नई नई नियुक्तियां जो भी होने वाली है। प्रेम सिंह मेहरा के स्थान पर मधुकर गुप्ता को अभी हाल ही में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और इस आयोग का काम जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना है, वो राज्य में स्थानीय स्वशासन के जो चुनाव है उसके संदर्भ में सारा काम करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, चलिए अगला सवाल है। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग और ये जो वित्त आयोग है, इनका आर्टिकल 243 और आई और 243 के अंदर जो है वो क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे? आपको पता होगा श्रावण पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा जो आती है, इस श्रावण पूर्णिमा के दिन आप लोग एक तो रक्षाबंधन तो मनाते ही हो, इसके अलावा संस्कृत दिवस जो है, संस्कृत दिवस भी क्या किया जाता है, इसी दिन मनाया जाता है। और इसी दिन आपका कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन का त्योहार इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन आपको पता है कि संस्कृत दिवस जो है वो मनाया जाता है। संस्कृत को देववाणी के नाम से जाना जाता है, देववाणी के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग जो है, राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग, इस राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग जो है, इसके द्वारा देववाणी ऐप जो है वो भी बनाया गया था। देववाणी ऐप जो है वो बनाया गया था। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा जो है उसको दुरुस्त रखने के लिए, कोविड-19 के दौरान शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए क्या किया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसके द्वारा देववाणी ऐप विकसित किया गया था। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, जरा सुनो। उसमें ये पूछा गया कि राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, मोनेंद्र मोहन श्रीवास्तव या बीडी कल्ला? तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों होगा बीडी कल्ला। बुलाकी चंद्र कल्ला जो है वो आपको पता होगा राजस्थान के क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। और वो इस कार्यक्रम के क्या रहे, मुख्य अतिथि रहे। मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं किसके? राजस्थान हाईकोर्ट के, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के। और इनको किसके स्थान पर बनाया गया? एस शिंदे के स्थान पर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये हमारे सीएम साहब हैं, इनके पास जो है वो कार्मिक विभाग है, वित्त विभाग है, ये सभी महत्वपूर्ण विभाग, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और जो है वो गृह मंत्रालय का जो जिम्मेदारी है वो अशोक गहलोत जी के पास है। और कलराज मिश्र जो है वो हमारे क्या है भैया, राज्यपाल है। ये बात भी हमें याद होनी चाहिए। तो ये सभी बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बीडी कल्ला है, ये कैबिनेट मिनिस्टर है बीडी कल्ला। और राज्य मंत्री जो है शिक्षा विभाग की, राज्य मंत्री वो कौन है आपको पता ही होगा, राज्य मंत्री जो है वो जाहिदा खान है। ध्यान रखना क्या है, जाहिदा खान है। एक आपको पता होगा रेहाना रियाज चिश्ती के बारे में भी हमने कई बार बातचीत की। रेहाना रियाज चिश्ती इंपॉर्टेंट सवाल है, रेहाना रियाज चिश्ती, और परीक्षा में पूछा भी जा चुका है इसके संदर्भ में सवाल। और आपको ध्यान होना चाहिए महिला आयोग, राज्य महिला आयोग जो है, राज्य महिला आयोग उसकी क्या है भैया, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। और ये राजस्थान के चूरू जिले से क्या करती है, संबंध रखती है। राज्य महिला आयोग जो है वो 15 मई 1999 को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारी बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो राजस्थान का करंट अफेयर्स करवा के प्रभारी
ये कानाराम जी राजस्थान का करंट अफेयर्स ही चल रहा है, आपको मैंने सारी बात बता दी है, ठीक है। ये राजस्थान का नहीं तो फारसी उर्दू पढ़ाया जा रहा है क्या मेरे दोस्त? हाँ जी। तो चलिए ये सभी बातें जो है वो आपको मैंने बता दी है। रेहाना रियाज चिश्ती, जाहिदा खान, बीडी कल्ला, मोनिंदर मोहन श्रीवास्तव, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र, सभी बातें जो है वो आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा यह कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है वो कहां पर है मेरे दोस्तों? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। और जयपुर में ही इस कार्यक्रम का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो संस्कृत दिवस पर आयोजित हुआ जयपुर में। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका किसने निभाई? ठीक है, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या है अगली बात, जरा सुनिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये रहा। ये भी राजस्थान के संदर्भ में, मैंने आज 5 से अधिक सवाल हैं, 10 में से वो राजस्थान से रिलेटेड ही लिए हैं। अगला सवाल आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको मैं देता हूं 5 स्टार नंबर सवाल। 5 स्टार जो सवाल मैं लगाता हूं इसका मतलब है उसकी परीक्षा में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है। उसके बाद जैसे जैसे स्टार कम होते हैं उसकी संभावनाएं परीक्षा की दृष्टि से न के बराबर होती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का हाल ही में कुलपति किसे नियुक्त किया है, यह आपको बताना है। और पिछले दिनों जो भर्ती परीक्षा हुई है मेरे दोस्तों, लेब असिस्टेंट की, उस भर्ती परीक्षा में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। जिसको यकीन नहीं हो वो पेपर उठाए लेब असिस्टेंट का, उस पेपर को देखिए आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय स्थित कहां पर है? तो ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, जयपुर में है। और पिछले दिनों राजनीतिक चर्चाओं की वजह से भी ये खूब चर्चा में रहा था। यानी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने इसे शुरू किया था, बाद में फिर वसुंधरा राजे जी की सरकार जब आई तो उन्होंने इसे बंद कर दिया, और वापस जब अब गहलोत जी की सरकार आई है तो इन्होंने इसे वापस शुरू कर दिया है। और वापस शुरू करने के साथ साथ ही दोनों पार्टियों के बीच में आपसी बातचीत भी हुई थी, इस वजह से ये खूब चर्चा में रहा था। तो अभी हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि कलराज मिश्र ने किसको हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है, तो आप बताइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कुलपति जो है प्रोफेसर सुधी राजीव जो है, महिला है, ध्यान रखना, सुधी राजीव जो है, इनको क्या किया गया है? इस पद पर अपॉइंट किया गया है। ये अभी पहले इंग्लिश की प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी, अभी जयपुर में ही एक प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है उसमें डीन के रूप में काम कर रही है। और अब इन्हें जो है वो हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो नियुक्त कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। और इसमें देखिए मेरे दोस्तों प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह है, इनको तकनीकी विश्वविद्यालय जो है, क्या है? तकनीकी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? ये कुलपति बनाया गया है, ठीक है। का कुलपति किसको बनाया गया है? तो प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को बनाया गया है। डीबी गुप्ता के बारे में आपको बता दिया है, मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान सरकार के, देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम है। निरंजन कुमार आर्य सीएम के सलाहकार हैं, वर्तमान में सीएम के क्या हैं? सलाहकार हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्व सीएस हैं, यानी पूर्व में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड, अंतरराष्ट्रीय स्काउट गाइड जो है, स्काउट गाइड के, ठीक है, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं, कोऑर्डिनेटर वो कौन है भैया? वो हमारे निरंजन कुमार आर्य जी हैं। यानी इंटरनेशनल स्काउट गाइड जो है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कौन काम कर रहे हैं? तो निरंजन कुमार आर्य कर रहे हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और प्रोफेसर सुधी राजीव जो है ये महिला है, ध्यान रखना है, इनको अभी हाल ही में पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जो है उसको यहां पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की परीक्षाओं के लिए राजस्थान के करंट अफेयर्स के तमाम सवाल जो मैं बनाता हूं उनको बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, ताकि उसमें एक साथ कई चीजें कवर की जा सके। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है और आपको बताना है यह प्रतिमा कहां पर लगाई गई है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो आप सब जानते हैं, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के जो प्रभारी हुआ करते थे, आस्करण जी, उन आस्करण जी के बेटे थे और अपनी स्वामी भक्ति की वजह से जिस प्रकार पन्ना झाय स्वामी भक्ति की मिसाल बनी, उसी प्रकार अजीत सिंह को संरक्षण देने के कारण वीर दुर्गादास राठौड़ का कद इतना बड़ा था कि आज भी जब पूरे राजस्थान में ही नहीं देश भर में उनका नाम लिया जाता है तो बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है, और एक कहावत भी है, पूत जने तो ऐसा जन जेड़ा वीरा दुर्गादास। तो दुर्गादास राठौड़ की कहानियां बड़ी अद्भुत है, इनके साहस की कहानियां बड़ी अद्भुत है। ठीक है, और जो आपको पता है जसवंत सिंह के बेटे थे, उनको बचाने का काम भी किसी ने किया था। अजीत सिंह को अगर संरक्षण देने का काम भी अगर किसी ने किया था तो उसका नाम था वीर दुर्गादास राठौड़। बचपन से लेकर के जवानी तक अजीत सिंह को अपना संरक्षण प्रदान किया अलग अलग समय। हाँ जी, तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ की जो गाथाएं हैं वो अगर आप सुनोगे तो इतने जैसा नाम है वैसा इनका काम भी था। तो वीर थे तो वीर दुर्गादास राठौड़, इसी के लिए नाम इनका लिया जाता है। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है वो राजस्थान के दौरे पर आए और राजस्थान में सालवा गांव कला है, सालवा कला गांव जोधपुर का है, वहां पर इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती पर यानी जन्म के अवसर पर जो है, ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का यहां पर अनावरण किया है। नोक जैसलमेर में आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जो यहां पर ओएनजीसी कंपनी या फिर यहां पर क्या किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सौर ऊर्जा संयंत्र का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो 750 मेगावाट का, कितने का, 750 मेगावाट के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में यहां पर उद्घाटन किया था। उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन जो है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में क्या किया जाएगा, यहां पर किया जाएगा, शिखर सम्मेलन। इसके शिखर सम्मेलन के G20 शिखर सम्मेलन में कोऑर्डिनेट के रूप में पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो है, हर्षवर्धन श्रृंगला को यह जिम्मेदारी दी गई है, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इनको जिम्मेदारी दी गई है मेरे दोस्तों। और पूर्व में हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है। हर्षवर्धन श्रृंगला को क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को यह जिम्मेदारी दी गई है G20 के शिखर सम्मेलन का कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा भावना जाट जो है, क्या है, भावना जाट, ये भावना जाट जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले चुकी है। क्या है, राष्ट्रमंडल खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल, इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग ले चुकी है। और ये भावना जाट जो है वो पैदल चाल जो है, पैदल चाल प्रतियोगिता से इनका संबंध है और राजस्थान के राजसमंद जिले की रहने वाली है। तो ये मैंने सभी बातें यहाँ पर आपको डिस्कस कर ली है। ओल्ड सर करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मेरे मित्रों आपको कल भी बताया था, करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप लोग जो है वो 8947 यहां पर सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मैसेज कर दीजिए इस नंबर पर, आपको उसका लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी पीडीएफ आएगी आगे से वो सारी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, सबको मिल जाएगी, सभी प्रकार की जितने भी क्लास पहले हो चुकी है, आज तक जीती हुई है, 2 साल से अधिक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध होगी। 8947832370 और आगे भी जितनी होने वाली है वो सब आपको यहां उपलब्ध रहेगी। और इसके अलावा जो भी भर्ती परीक्षा आपकी 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की है, उसके परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएं जल्दी, तो आपको ये बात भी ध्यान रख लेना है। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, 8-9 है, 4-7 है, 8-3 है, 2-3 है, 7-0 है, इस नंबर पर आप ये पीडीएफ लिखकर मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको सब प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम काम की बात यहां करते हैं। तो सालवा कला जोधपुर में है, नोक जैसलमेर में है, जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र, ये बी ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है,
ये बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, इस पर मैंने 5 स्टार बना दिया है। उदयपुर के G20 शिखर सम्मेलन वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और भावना जाट के संदर्भ में जितने भी राजस्थान के खिलाड़ी, एक झुंझुनू जिले के अजय सिंह शेखावत है, उन्होंने भी भाग लिया था। इसके अलावा पूजा सिहाग जो राजस्थान में SI है, उन्होंने भी भाग लिया था। ये सब सवाल आपसे परीक्षाओं में खेल के संदर्भ में राजस्थान से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। हर चीज जो हम चर्चा करें, जहां भी राजस्थान का लिंक होगा वहां राजस्थान को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में सवाल राजस्थान से ज्यादा पूछे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 14 अगस्त को प्रत्येक रविवार को 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार को डीडी नेशनल द्वारा एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव की बात अगर की जाए तो आपको बता रखा है मैंने कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जो है वो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय जो है, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। उस संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है ये वाली। और यह कार्यक्रम जो है वो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, कब से कब तक शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम मार्च 2021 में शुरू किया गया था। और यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? तो यह कार्यक्रम चलेगा आपका 15 अगस्त 2023 तक। 15 अगस्त 2023 तक यह कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा अभियान जो है वो कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो तिरंगा अभियान जो है वो 13 अगस्त से लेकर के 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जो है वो भी क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। ये बात भी हमें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। हर घर तिरंगा अभियान जो है वो कब से कब तक? 13 से 15 अगस्त तक चल रहा है। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक इसे चलाया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, आप सभी को भी ठीक है, विशिंग डे ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वेरी गुड। आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर आप सभी को आज के स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीडी नेशनल के द्वारा स्वराज नाम के कार्यक्रम का 14 अगस्त से प्रसारण शुरू हुआ है। प्रत्येक रविवार रात को 10 बजे डीडी नेशनल चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। यह भी आपको याद कर लेना है। स्वराज नाम का, ठीक है, सबसे पहले इस्तेमाल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज की मांग जो है वो की गई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस प्रकार की बात करने वाले थे वो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्वराज नाम का एक क्या है? स्वराज। इस नाम का कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, यानी इसका पहला एपिसोड कल आ चुका है। अब प्रत्येक रविवार को इसका प्रसारण किया जाएगा डीडी नेशनल चैनल पर। किसके द्वारा? डीडी नेशनल। यानी डीडी नेशनल का मतलब ये हो गया, इसका प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से? दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रसारण जो है वो प्रत्येक रविवार को किया जाएगा। अब लगभग इसमें मेरे हिसाब से 28 के आसपास इतने एपिसोड इसमें प्रसारित किए जाएंगे। अगला सवाल, भैया रामसर साइट की झड़ी लग गई है और देश में अगर नेतृत्व सही हो तो किस प्रकार काम हो सकते हैं? इसकी एक मिसाल भी आपको देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नेता बढ़िया है, ये खराब है, लेकिन 75 वर्ष पूर्ण होते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, उसकी इमेज कैसे बनाई जा सकती है पूरी दुनिया भर में, उसकी एक मिसाल है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो सिंगापुर ने अपना एक स्थान जो वो 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। देश में 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो जो हमारी यूएनओ की यूएनडीपी संस्था है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, भारत में 75 रामसर साइट हो चुके हैं मेरे दोस्तों। और रिकॉर्ड 28 रामसर साइट केवल इसी साल घोषित हुए हैं। और कल के दिन आपको पता होगा पूरे भारत में 11 रामसर साइट यानी 11 आर्द्रभूमियां ऐसी है जिनको क्या कर दिया गया है? रामसर साइट के अंदर घोषित कर दिया है मेरे दोस्तों। वो 6 वाले जो बता रहे हो वो आज ध्यान से सुन लो। 11 नए रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। 11 नए रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। अब जो है वो घोषित करने के बाद देश में पूरे के पूरे रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 75 रामसर स्थल अभी आज की तारीख में है भारत में। रामसर, ठीक है, स्थल कितने हो चुके हैं? तो ध्यान रखना 75। आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि भैया हमारे यहाँ 64 हो चुके हैं। उससे पहले बताया था कि सर हमारे यहाँ 54 हो चुके हैं। 54 के बाद 10 बढ़ा दिए गए तो कितने हो गए मेरे दोस्तों?
10 की संख्या बढ़ाने के बाद हो गए ये आपके 64, और अब 64 के बाद संख्या 11 बढ़ा दी गई, और 11 बढ़ाने के बाद अब ये मामला हो गया 75 का। तो आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारत में टोटल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। अब ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा गया देश में वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट अब किस राज्य में है, तो अब सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु राज्य में हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्तों। तो अब यही सवाल अगर जैसे वीडियो पर मेन में जैसा सवाल पूछा गया था, अब अगर ये सवाल आता है तो अब आप उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब नहीं करोगे, क्योंकि तमिलनाडु अकेले में 14 रामसर स्थल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अभी भी 10 रामसर स्थल है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर जो है वो राजस्थान में 2 ही रामसर स्थल हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो यही सवाल अगर वापस आता है मेरे दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? ये ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल जो हैं वो 14 रामसर साइट जो वो तमिलनाडु के अंतर्गत हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में रामसर स्थल से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाँ जी, तमिलनाडु में अब जो है नए 11 की घोषणा होने के बाद 14 हो चुके हैं। टोटल कहां पर 14 हो चुके हैं? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में अभी भी 10 है, राजस्थान में अभी भी 2 है, और अभी 11 जो घोषित किए गए उसमें एक महाराष्ट्र का भी घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 5 की घोषणा हुई, 5 के बाद में 10 नए घोषित किए गए, और 5 नए घोषित करने के बाद इसके अलावा मेरे दोस्तों 11 अब घोषित किए जा चुके हैं। यानी ये कितने हो गए आपके? 6 और 26 प्लस उससे पहले भी 2 और घोषित किए गए थे। अब तक 28 रामसर स्थल जो हैं वो वर्ष 2022 के अंदर अंदर घोषित हो चुके हैं। वर्ष 2022 में टोटल 28 रामसर स्थल जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल बना हुआ है। चलिए अभी बात करेंगे, जरा देखो इसके संदर्भ में भी। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है। नए 11 रामसर साइट का संबंध कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी संख्या का है वो आपको बताना है। तो जो नए 11 बने हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। इन 11 में जो है वो सबसे ज्यादा 4 जो है वो तमिलनाडु के, सबसे ज्यादा 4 किसके? तमिलनाडु में 4 बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 बनाए गए हैं ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 2 बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर में 2 है, जम्मू एंड कश्मीर में 2। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र जो है यहां पर क्या है? 1 है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 11 नए रामसर साइट जो वो घोषित किए गए हैं, ठीक है। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है। 1971 की बात आप लोगों को सबको याद है। चलिए ये सभी ऑप्शन इसके क्या हैं? एकदम सही है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत को 75 रामसर स्थल जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सभी ऑप्शन इसके क्या हैं? राइट हैं। महाराष्ट्र में 1, मध्य प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में 2, ओडिशा में 3 और तमिलनाडु में 4। तमिलनाडु में अब कुल मिलाकर संख्या 14 पर पहुंच चुकी है और देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल, पॉपुलर सवाल बनने वाला है आने वाले समय में, ये सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये ध्यान रखिएगा आज के बाद तमिलनाडु में है, ठीक है। कुछ लोग जो अभी भी सोए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं तो उनको भी ये जवाब नहीं आएगा। हाँ जी, 2 फरवरी 1971 को ये ईरान का एक शहर है जहां पर रामसर जो शहर है इसमें इस संदर्भ में कि जितनी भी हमारी आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैव विविधता को ये सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। तो इन्हीं के संरक्षण के लिए ऐसा किया गया था। चलिए चलो अगली बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, सवाल तो 10 हो गए हैं लेकिन अभी जो नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं उनके संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बात आपको बता देता हूं। उड़ीसा में 3 स्थान घोषित किए गए हैं, उन तीनों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं। पहला है तंपारा झील। क्या है? तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील जो है ये कहां की है मेरे दोस्तों? ये है आपकी तंपारा झील जो है वो गंजम जिला है उड़ीसा का, वहां पर स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। यह भूमि जो है वो अंग्रेजी में इसे टेम्प कहा जाता है और बहुत सारे पशु पक्षी यहां पर पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, इसी वजह से इसे घोषित किया गया है। हीराकुंड जलाशय भी उड़ीसा में सबसे बड़ा मिट्टी के बांध, हीराकुंड जलाशय के कई उच्च संरक्षण और महत्व पुष्प यहां पर पाए जाते हैं। इसे पहले भी संरक्षित घोषित किया जा चुका है, लेकिन हीराकुंड जलाशय के बारे में तो पूरा देश जानता ही है।
इसके बाद हमारे यहाँ हीराकुंड जलाशय में कई प्रवासी पक्षी भी रहते हैं, और अंशुपा झील जो है वो अंशुपा झील भी उड़ीसा के कटक जिले में जो है वो क्या है, स्थित है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की यशवंत सागर जो है, यशवंत सागर क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके सर जी, टाटा बाय बाय, ठीक है। यहां पर है यशवंत सागर जो स्थान है वो किसका है, मध्य प्रदेश का है, जिसको भी क्या किया गया, आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। महाराष्ट्र का भी एक है, ठाणे क्रिक जिसको अपन कहते हैं, उसको घोषित किया गया है। यहां पर है जम्मू कश्मीर के वेटलैंड, नाम इनका जरूर सुन लीजिएगा, कई बार पेपर में अगर मिलान करना आ जाएगा तो आपको नाम सुने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिए, यहां पर है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। चलिए क्या है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये घोषित किया गया है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, यहां पर है तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से स्थान है जिसको घोषित किया गया। तमिलनाडु के 4 स्थानों को घोषित किया गया मेरे दोस्तों अभी हाल ही में, जिसमें चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य है, फिर है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य है, और कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य है। इस बार जो है वो तमिलनाडु वाले तो याद करते करते रह जाएंगे। हाँ जी, अभी लड्डू बांटेंगे 15 अगस्त के, अभी समापन कहाँ हुआ है, समारोह का समापन होगा अभी थोड़ी देर में, तब लड्डू वितरित किए जाएंगे आजादी के इस कार्यक्रम में। तो आप सिर्फ 5 मिनट का इंतजार और करिए, मैं 1 मिनट में आपको सारे सवाल जो आज कराए वो रिवाइज करा देता हूं। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन है करते हैं ये आजाद वतन जो दिलाया है। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, आजादी की ये खुशियां मना कर लो ये शपथ कि बनाएंगे इस भारत देश को और भी महान। इसके बाद मेरे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के सवालों की अगर मैं बात करूं तो लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए तभी तो देश आजाद हुआ रे। पहला सवाल आज का था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, 14 अगस्त को विभाजन दिवस जो है मनाया जाता है, और 15 अगस्त के दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उसके जनक 12 अगस्त 1919 को जिनका जन्म हुआ और इसरो की स्थापना में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे व्यक्ति जिनका नाम था विक्रम साराभाई, जिनका जन्म गुजरात में हुआ और मृत्यु उनकी तमिलनाडु में हुई। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया गया, और विश्व अंगदान दिवस जो है वो अंगदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में राजस्थान के चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो राजस्थान में मधुकर गुप्ता जो है वो राजस्थान जो चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। प्रताप कृष्ण लोरा लोकायुक्त है राजस्थान के, डीबी गुप्ता सूचना आयुक्त है, मुख्य सचिव उषा शर्मा है, जीके व्यास राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अभी हाल ही में संस्कृत दिवस पर जो कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो जयपुर में आयोजित किया, और बीडी कल्ला उसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अभी हाल ही में प्रोफेसर सुधीर राजीव को तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को नियुक्त किया है। इसके बाद में अगला सवाल था, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण सालवा कला गांव जोधपुर में किया है। इसके बाद अगला सवाल था, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 14 अगस्त से प्रत्येक रविवार को डीडी दर्शन यानी डीडी नेशनल चैनल पर दूरदर्शन के माध्यम से स्वराज कार्यक्रम का प्रसारण जो वो किया जाएगा। इसके बाद है देश में वर्तमान में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 14, उसके बाद 2 नंबर पर उत्तर प्रदेश में 10 हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज 75 रामसर साइट राजस्थान पूरे भारत में हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में अभी हाल ही में 11 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, उसमें सबसे ज्यादा 4 तमिलनाडु के, ओडिशा के 3, जम्मू कश्मीर के 2 और मध्य प्रदेश का 1 और महाराष्ट्र का 1 रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये उड़ीसा में 3 तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील है, मध्य प्रदेश में यशवंत सागर झील है, महाराष्ट्र में ठाणे क्रिक जो है वो है, और जम्मू कश्मीर में हाईगन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन है। वहीं तमिलनाडु में चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य और सुंजीरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य और
कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये मेरे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की बातें आज के साथ आपके साथ मैंने की है, और बाकी बातें जो है वो हम कल आपसे वापस मिलकर करेंगे। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्र जो हैं वो अपने लड्डू लेकर जाएं, बिना लड्डू लिए नहीं जाएं, ठीक है? हाँ जी, तो सभी बच्चे जो है वो कार्यक्रम के अंत में अपने अपने लड्डू वितरित किए जा रहे हैं, उनको लेकर जाए। हाँ जी, गीता बिश्नोई, मंजू गोस्वामी, सहवाग, सबको भाई आज के इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये दिन मंगलमय हो। हाँ जी, तो GS शर्मा, शैलजा गहलोत, सभी को, तपेंद्र जेठू, प्रदीप गौड़, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। IPS रिस्का डार, देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे, दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।